नानी का स्टूडियो। जब एक सल्तनत अकाल की आग में जल रही हो और प्रजा दाने दाने को तरस रही हो, तब एक सौदागर का अपनी तिजोरियां भरना सिर्फ लालच नहीं, गुनाह कहलाता है। पर उस गुनाह को साबित कैसे किया जाए जब गुनहगार बहुत चालाक हो और उसके खिलाफ कोई सबूत न हो? क्या ऐसे में इंसाफ हार मान लेगा? ये कहानी एक ऐसे ही लालची सौदागर और बीरबल की उस अनोखी चाल की है जहां दुश्मन को पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। कहते हैं सल्तनतें तलवार की नोक पर नहीं बल्कि अपनी प्रजा के संतोष पर कायम रहती हैं। और उस साल हिंदुस्तान की सल्तनत की नींव हिल रही थी। आसमान ने जैसे अपना मुंह फेर लिया था। बरसात के महीने आए और सूखे निकल गए। बादलों ने एक बूंद भी रहम नहीं बरसाया। धरती की छाती फट चुकी थी और जो खेत कभी सोने जैसे अनाज से लहलहाते थे, अब वहां बस सूखी दरारें थीं, जैसे किसी बूढ़े के चेहरे पर चिंता की लकीरें। धीरे धीरे अकाल का अंधेरा पूरे राज्य में फैलने लगा। आगरा, जो कभी अपनी रौनक और भरे पूरे बाजारों के लिए जाना जाता था, अब वहां की गलियों में भूख और निराशा का एक भयानक सन्नाटा पसरा था। शाही भंडारों के दरवाजे खोल दिए गए थे, पर बढ़ती आबादी की भूख के सामने वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। बादशाह अकबर अपनी प्रजा की इस हालत को देखकर रात रात भर जागते थे। उनका दिल ये सोचकर भारी हो जाता था कि उनकी सल्तनत में लोग अन्न के एक दाने के लिए तरस रहे हैं। हर रोज उन्हें दरबार में ऐसी खबरें मिलती थीं जो किसी भी शासक का दिल दहला दें। पर उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कुछ अमीर सौदागर इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी इंसानियत भूलकर बिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। अफवाहें थीं कि उन्होंने अनाज को अपने गुप्त गोदामों में छिपा कर रख लिया है, ताकि जब भूख और लाचारी अपने चरम पर हो तो वो उसे मनमाने और आसमान छूते दामों पर बेच सकें। इन सौदागरों में सबसे बड़ा और चालाक नाम था सेठ लक्खी चंद का। लक्खी चंद बाहर से बड़ा धर्मात्मा बनता था, मंदिरों में दान देता और खुद को प्रजा का सेवक कहता, पर उसकी असलियत कुछ और ही थी। पूरे आगरा में ये कानाफूसी थी कि शहर का ज्यादातर अनाज सेठ लक्खी चंद के गुप्त गोदामों में बंद है और वो उस दिन का इंतजार कर रहा है कि जब लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए अपनी जायदाद तक बेचने को मजबूर हो जाएं। बादशाह अकबर ने शहर के कोतवाल को हुक्म दिया कि वो सेठ लक्खी चंद के सभी ज्ञात गोदामों की तलाशी ले। कोतवाल ने अपने पूरे दल के साथ सेठ के जाने माने गोदामों पर छापा मारा, पर उन्हें वहां सामान्य मात्रा में ही अनाज मिला। इतना नहीं कि उस पर जमाखोरी का कोई कानूनी इल्जाम लगाया जा सके। कोतवाल ने हताश होकर दरबार में अर्ज किया, आलमपना आप, हमने हर कोना छान मारा पर हमें कुछ मिला नहीं। सेठ बहुत चालाक है, या तो अफवाहें झूठी हैं या फिर उसने अनाज कहीं और छिपाया है जिसका हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। बादशाह अकबर एक बड़ी दुविधा में पड़ गए। बिना सबूत के वो एक बड़े व्यापारी पर हाथ नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इससे दूसरे व्यापारियों में खौफ पैदा होता और व्यापार पर बुरा असर पड़ता, और उसे छोड़ देना अपनी भूखी प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने गहरी चिंता में कहा, तुम देख रहे हो प्रजा भूख से तड़प रही है और ये सौदागर अपनी तिजोरियां भर रहा है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। बीरबल ने शांत भाव से पूरी बात सुनी। उनकी नजरें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उन्होंने कहा, जहांपना, सेठ लक्खी चंद अकेला नहीं हो सकता। इतने बड़े पैमाने पर अनाज छिपाना और उसकी खबर किसी को न लगने देना, ये बिना दरबार के किसी बड़े और भरोसेमंद आदमी की मदद के मुमकिन नहीं है। इस जाल की जड़ें बहुत गहरी हैं और शायद हमारी सल्तनत की नींव तक पहुंच चुकी हैं। ये सुनकर बादशाह और भी चिंतित हो गए। दरबार में बैठे दूसरे मंत्री भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, हमें इस जाल को काटने के लिए बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो आस्तीन में छुपा ये सांप हमें ही डस लेगा।
आप मुझे 2 दिन की मोहलत दें। मुझे इस मामले पर गहराई से सोचना होगा। बादशाह ने बीरबल को इजाजत दे दी। उस रात जब पूरा किला सो रहा था, बीरबल चुपके से बादशाह के निजी कक्ष में पहुंचे। दोनों के बीच देर रात तक एक गुप्त मंत्रणा हुई। उस रात उस कमरे में क्या बात हुई, ये उन दोनों के सिवा कोई नहीं जानता था। 2 दिन बाद जब दरबार लगा तो एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे दरबार में हड़कंप मचा दिया। शाही अनाज भंडार के मुख्य प्रबंधक इनायत खान को रंगे हाथों पकड़ा गया था। इनायत खान पिछले 20 साल से बादशाह की सेवा में थे और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते थे। उन पर इल्जाम था कि वो शाही अनाज को चोरी छुपे पड़ोसी राज्य को बेच रहे थे। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे और उनका क्रोध देखकर पूरा दरबार कांप उठा। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज में बिजली की कड़क थी। नमक हराम, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारी प्रजा के साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इनायत खान जंजीरों में जकड़ा हुआ दरबार के बीच में खड़ा रो रहा था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, आलम पनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पड़ोसी राज्य मुझे मुंह मांगी रकम दे रहा था और मेरा ईमान डगमगा गया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। दरबार में हर कोई हैरान था। सबने सोचा कि अब इनायत खान को मौत की सजा मिलना तय है। पर बादशाह ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तुमने 20 साल हमारी सेवा की है, बादशाह ने कहा। हम तुम्हारे उस पुराने नमक का लिहाज करते हुए तुम्हें जान बख्श रहे हैं, पर आज से तुम्हारा इस सल्तनत से कोई वास्ता नहीं। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। इसी वक्त हमारी नजरों से दूर हो जाओ। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सेठ लक्की चंद के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसकी आंखों में एक नई शैतानी चमक आ गई। वो मन ही मन हंसा। वाह, बादशाह ने जिस पत्थर को बेकार समझकर फेंका, वही पत्थर अब मेरी तिजोरी का ताला खोलेगा। उसने फौरन इनायत खान से संपर्क साधने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को उसके पीछे लगा दिया, जो शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। एक अंधेरी रात में शहर के बाहर एक पुरानी सराय में दोनों की मुलाकात हुई। एक जो सल्तनत का नया नया दुश्मन था और दूसरा जो सल्तनत का सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन था। उस पुरानी सराय के एक अंधेरे कमरे में, जहां चिराग की लौ भी कांप रही थी, सेठ लक्की चंद और इनायत खान आमने सामने बैठे थे। इनायत खान का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखों में अपमान और गुस्से की आग जल रही थी। लक्की चंद ने उसकी इस हालत को बड़े ध्यान से पढ़ा और अपनी चाल चलने के लिए सही मौका देखा। लक्की चंद ने हमदर्दी जताने का नाटक करते हुए कहा, खान साहब, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बादशाह ने आपकी 20 साल की वफादारी का ये सिला दिया, पर याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है। सल्तनत ने आपको ठुकरा दिया, पर दौलत आपको कभी नहीं ठुकराएगी। इनायत खान ने कड़वाहट से कहा, अब इन बातों का क्या फायदा सेठ, मैं तो बर्बाद हो गया, न घर का रहा न घाट का। यही तो आप गलती कर रहे हैं खान साहब, लक्की चंद ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा। आपके पास वो हुनर है जो मेरे पास नहीं। आप पड़ोसी राज्य के रास्ते और वहां के अमीर खरीदारों को जानते हैं, और मेरे पास वो दौलत है जिसकी उन्हें जरूरत है, अनाज। मेरे पास इतना अनाज है कि हम दोनों की कई पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। आप बस उसे उस पार पहुंचाने और बिकवाने का इंतजाम कर दीजिए। मुनाफे का आधा हिस्सा आपका होगा। सोचिए, जिस सल्तनत ने आपको निकाला, उसी की भूखी प्रजा के अनाज से आप अपनी नई सल्तनत खड़ी करेंगे। इनायत खान ने पहले तो मना करने का नाटक किया, जैसे वो अभी भी अपनी पुरानी वफादारी से बंधा हो, पर लक्की चंद के लालच देने पर उसकी आंखों में भी वही चमक आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है सेठ, मैं तैयार हूं, पर यह काम बहुत खतरनाक है। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। दोनों ने मिलकर एक पक्की योजना बनाई। तय हुआ कि अनाज को छोटी छोटी बैलगाड़ियों में लादकर
अलग अलग रास्तों से शहर के बाहर निकाला जाएगा ताकि किसी को शक ना हो, और फिर उन्हें पड़ोसी राज्य की सीमा पर बनी एक पुरानी वीरान हवेली में जमा किया जाएगा जहां खरीदार आकर सौदा करेंगे। उस रात के बाद आगरा की अंधेरी गलियों में एक खामोश हलचल शुरू हो गई। हर रात सेठ लखीचंद के गुप्त गोदामों से अनाज की बोरियां निकलकर बैलगाड़ियों पर लगतीं। ये गोदाम शहर के बाहर पुरानी हवेलियों और खंडहरों के तहखानों में बने थे, जिनके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लखीचंद खुद हर गाड़ी की गिनती करता। उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसका दिल एक अजीब से डर और रोमांच से धड़कता रहता। इनायत खान वाकई बहुत चालाक और अनुभवी निकला। उसने ऐसे गुप्त रास्ते चुने जिन पर शाही पहरेदारों की गश्त न के बराबर होती थी। उसने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया कि उनकी गाड़ियों को कोई न रोके। एक बार तो एक गाड़ी लगभग शाही गश्त के हाथ आ ही गई थी, पर इनायत खान ने बड़ी शांति से उस स्थिति को संभाला। उसने अपने पुराने पद का रौब दिखाकर और सिपाहियों को किसी झूठे काम में उलझाकर उन्हें वहां से लौटा दिया। ये देखकर लखीचंद का उस पर भरोसा अटूट हो गया। उसे लगा कि उसने एक बहुत ही काबिल साथी चुना है। इस हफ्ते की मशक्कत के बाद जब सारा अनाज उस वीरान हवेली में जमा हो गया तो लखीचंद अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। हवेली के बड़े से आंगन में अनाज की बोरियों का एक पहाड़ खड़ा था। उसे देखकर लखीचंद को लगा जैसे वो अपनी दौलत के सिंहासन पर बैठा हो। उसने इनायत खान की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह खान साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अब बस खरीदार को बुलाइए और सौदा पक्का कीजिए। मैं अपनी मोहरें गिनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। इनायत खान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, खरीदार तो कब से अंदर आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। लखीचंद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सौदे के लिए तैयार था। वो इनायत खान के पीछे पीछे उस पुरानी हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। लखीचंद का दिल उत्साह और लालच से धड़क रहा था। वो अपने मन में सोने की मोहरों के पहाड़ गिन रहा था। इनायत खान ने उसे हवेली के एक बड़े भारी दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। खरीदार अंदर ही हैं सेठ जी, इनायत खान ने कहा, पर वे बड़े लोग हैं, वे अकेले में ही सौदा करते हैं। आप अंदर जाइए, मैं बाहर इंतजार करता हूं। लखीचंद ने एक विजयी मुस्कान के साथ इनायत खान की ओर देखा और दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, पर उस पर कोई खरीदार नहीं बल्कि खुद बादशाह अकबर विराजमान थे। उनके चारों ओर बीरबल और शाही सेना की पूरी टुकड़ी मशाले लिए खड़ी थी, जिनकी रोशनी में सिपाहियों की तलवारें चमक रही थीं। लखीचंद समझ गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। वो भागने के लिए पलटा, पर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। सिपाहियों ने उसे फौरन पकड़ लिया और बादशाह के कदमों में डाल दिया। तो ये हैं वो महान सौदागर जो अपनी प्रजा की भूख पर अपनी दौलत की इमारत खड़ी करना चाहते थे, बादशाह अकबर ने एक सर्द और गहरी आवाज में कहा। लखीचंद कांप रहा था। आलमपना, ये इनायत खान, इसने मुझे धोखा दिया। तभी दरवाजा खुला और इनायत खान अंदर आया, पर इस बार उसके चेहरे पर अपमान नहीं बल्कि सल्तनत के लिए वफादारी का गर्व था। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। बीरबल आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों सेठ जी, कैसा लगा हमारा स्वागत? जिस इनायत खान को आपने सल्तनत का दुश्मन समझा, वो तो हमारे सबसे वफादार सिपाही निकले। ये सब एक नाटक था, सिर्फ तुम्हारे जैसे लालची सौदागरों और देश के गद्दारों को बेनकाब करने के लिए। लखीचंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि कोई दरबारी आपकी मदद कर रहा है, तो मुझे एक ऐसे जाल की जरूरत थी जिसमें सिर्फ मछली नहीं बल्कि मगरमच्छ भी फंसे। मैंने बादशाह सलामत से इनायत खान की वफादारी की परीक्षा लेने की इजाजत मांगी। इनायत खान का देश निकाला, उसकी गिरफ्तारी, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। हमें एक ऐसा चारा फेंकना था जिसे तुम्हारे जैसा लालची सौदागर फौरन निगल ले। हमने ये अफवाह फैलाई कि इनायत खान सल्तनत का दुश्मन बन गया है,
ताकि तुम्हारे जैसे लोग जो पहले से ही सल्तनत के खिलाफ काम कर रहे हैं उसे अपना साथी बनाने की कोशिश करें। और तुमने वही किया। तुमने न सिर्फ अपना सारा छिपा हुआ अनाज बाहर निकाल लिया, बल्कि हमें अपने उन गुप्त गोदामों तक भी पहुंचा दिया जिन्हें कोतवाल साहब कभी नहीं ढूंढ पाते। अब सेठ लक्की चंद की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे समझ आ गया कि वो बीरबल की बुद्धि के आगे कितना बौना था। वो अपनी प्रजा का नहीं बल्कि अपने ही लालच का शिकार हुआ था। बादशाह अकबर के हुक्म पर सेठ लक्की चंद और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा अनाज जब्त करके गरीबों में मुफ्त बांट दिया गया। उस दिन दरबार में बादशाह ने इनायत खान को उसकी वफादारी के लिए सम्मानित किया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का लालच ही उसकी बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये उसे सही और गलत का फर्क भुलाकर तबाही के रास्ते पर ले जाता है। पर उससे भी बड़ी सीख ये है कि जब कोई देश मुश्किल में होता है तो उसकी असली ताकत उसकी सेना या खजाने में नहीं, बल्कि अपने लोगों की निष्ठा और विवेक में होती है। सच्ची वफादारी और प्रखर बुद्धि के सामने बड़े से बड़ा लालची दुश्मन भी टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।